ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है शेड्यूल टू। तो शेड्यूल टू को पढ़ने से पहले एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे सप्लाई की डेफिनेशन। तो सप्लाई की डेफिनेशन हम लोग ने कहाँ तक कंप्लीट कर ली थी, चलिए पहुँचते हैं वहाँ पे। Sale, transfer, barter, exchange, देखिए अभी license. हमने लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, दिस इज द टॉपिक। अब इसमें मीनिंग है सप्लाई। जिसमें सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी थी, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ सच एज सेल, बार्टर, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, exchange, license, rental, disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business। तो ये है आपकी सप्लाई की डेफिनेशन। यानी कि इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से अगर समझना चाहें तो कहा गया है, अभी तक क्या था, जैसे वैट या सेल्स टैक्स लगता था, किसको लगता था, सिर्फ को लगता था। ठीक है। अब जो बोला गया, नहीं जीएसटी सेल पे नहीं लगेगा, जीएसटी सप्लाई पे लगेगा। और यहाँ पे सप्लाई की डेफिनेशन जब दी गई तो सप्लाई में पांच चीज़ों यानी 5 पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया। ये 5 पॉइंट क्या था। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, सेल, बार्टर, एक्सचेंज। पहले सिर्फ सेल होता था, सिर्फ सेल्स पे टैक्स लगता था। सेल, इवन बार्टर, इवन एक्स ट्रांसफर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, ये सभी के सभी सप्लाई में शामिल। और कहा है मेड और एग्री टू बी मेड। मेड और एग्री टू बी मेड का मतलब होगा यानी कि ये जो भी ऊपर की एक्टिविटीज है, चाहे सेल, बार्टर, आपने कर दिया है, मेड कर दिया, या एग्री टू बी मेड, या फिर करने का वादा किया फॉर अ कंसिडरेशन, आप उसके बदले में कुछ पैसे या कुछ ले रहे हो। आप जो भी सेल करोगे उसके पैसे, उसके बदले तुम्हें मिलेगा ना क्या, पैसा। तो पैसा क्या है, जो तुम पैसा तुम सामने वाले से वसूल रहे हो वो कंसिडरेशन है। बाय अ पर्सन, ये जो भी तुम ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सेल, बार्टर, ट्रांसफर, ये किससे कर रहे हो, किसी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और ये जो भी तुम कर रहे हो ये क्या है, तुम्हारे बिजनेस का ही पार्ट है। ये जो भी ट्रांजेक्शन तुम कर रहे हो ये क्या है, तुम्हारे बिजनेस का पार्ट है। बिजनेस का पार्ट मतलब, इसका मतलब है ये तुम्हारे बिजनेस जो तुम कर रहे हो, यानी जिस चीज़ का तुम बिजनेस है। अब तुम अगर सपोज करो राशन बेच रहे हो तो तुम्हारा राशन का बिजनेस होना चाहिए। तुम स्टेशनरी बेच रहे हो, तुम्हारा स्टेशनरी का बिजनेस होना चाहिए। तो वो तुम्हारा बिजनेस का पार्ट है। और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट पे ध्यान रखिएगा सब लोग, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसमें आता है क्या, सप्लाई इंक्लूड सेल, बार्टर, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये पांचों पॉइंट अगर कंप्लीट होती है तभी जा करके हम लोग सप्लाई कह सकते हैं। और उस सप्लाई पे जीएसटी लगेगी, लेवी होगी। और अगर जीएसटी लेवी होगा तभी तो हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। अब लेकिन ये डेफिनेशन भले बताएगी कि ये पांचों पॉइंट कंप्लीट होने चाहिए तब जा करके हम सप्लाई मानेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ एक्सेप्शंस भी आ गए। एक्सेप्शंस में नंबर 1, पहला एक्सेप्शन है क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या कहता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहता है अगर हम इंपोर्ट, कोई भी सर्विस अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो अगर पांचवा पॉइंट मिसिंग है तब भी सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है। पांचवा पॉइंट मतलब इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी है, यानी आपके बिजनेस का पार्ट नहीं भी है, तब भी उसे सप्लाई हम मान लेंगे। यानी 4 पॉइंट एटलीस्ट कवर होने चाहिए। अगर मान लीजिए उसका आप बिजनेस करते हो या नहीं करते, या बिजनेस से आप कनेक्टेड नहीं भी है, तब पर भी उसे सप्लाई माना जाएगा। यानी कि सब पहले तो ये लोग जीएसटी लॉ में खुद डिफाइन करते हैं सप्लाई तभी मानी जाएगी जब पांचों पॉइंट कंप्लीट होंगे। और खुद बताते हैं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस में भाई देखना पांचवा पॉइंट नहीं भी होगा तब भी हम सप्लाई मान लेंगे। फिर बात होती है सेकंड पॉइंट की, एक्टिविटीज इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में कई एक्टिविटीज डिफाइन की गई है जिन एक्टिविटीज को करेंगे। और अगर थर्ड पॉइंट मिसिंग है, थर्ड पॉइंट मतलब फॉर कंसिडरेशन नहीं भी है, फॉर कंसिडरेशन नहीं भी है, यानी हम सेल कर रहे हैं, बार्टर या ट्रांसफर कर रहे हैं, सामने वाले से पैसा नहीं ले रहे, तो पर तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा। तो शेड्यूल 1 में कौन कौन सी एक्टिविटीज है जल्दी से रिकैप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल 1 जैसा कि सबको पता है, शेड्यूल 1 एकदम लास्ट में दिया था हम लोग को लॉ में, बुक में एकदम लास्ट में शेड्यूल डिफाइन किए गए। ओके, शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में कौन कौन सी एक्टिविटीज है। तो शेड्यूल 1 में अगर हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहला तो परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। अगर कोई भी
एसेट्स अगर हमने खरीदी है जिसपे हमने पहले से आईटीसी ले रखा है और वो अगर हम परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं आगे, एक मिनट, अब हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ बिटवीन द रिलेटेड। अगर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर कोई अगर ट्रांजेक्शन होता है तो भी उसे सप्लाई मान लिया जाता है। रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है? रिलेटेड पर्सन सब लोग समझते हो कि अगर आप अगर सपोज करो फादर, अगर बात करते हैं चाचा मामा काका, ये सब तो रिलेटेड होते ही होते हैं। बाकी कंपनीज की बात करेंगे जैसे कि सब वो वोडाफोन आइडिया, दे आर रिलेटेड। ओके, माइक्रोसॉफ्ट नोकिया, दे आर रिलेटेड। तो इस तरीके से अगर कोई है तो इसको भी रिलेटेड ही कहते हैं। अगर मैंने, मेरी कंपनी ने आपकी कंपनी के 10% शेयर्स भी खरीद लिए तो भी हम दोनों क्या हो गया, रिलेटेड हो जाते हैं। और अगर बात करें डिस्टिंक्ट पर्सन की, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है कि मेरी ही अगर दो शॉप्स हैं और मैं उन दो शॉप्स में आपस में कोई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उस केस में उसको डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे। यानी जब दो एंटिटीज के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा हो और दो एंटिटीज के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, दोनों एंटिटीज किसी एक पर्सन की हो तो उस केस में उन दोनों एंटिटीज को हम डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन वैल्यू। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर गिफ्ट दे रहा है, ध्यान रहे, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर गिफ्ट दे रहा है, अगर गिफ्ट की वैल्यू कितने से ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा हो और गिफ्ट की वैल्यू कितने से ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा है, तो ऐसे में, हाँ, एक फाइनेंशियल ईयर, इन फाइनेंशियल ईयर देखो लिखा है, तो ऐसे में माना जाएगा कि एम्प्लॉयर ने क्या किया है, सप्लाई किया। भाई कोई गिफ्ट देगा तो पैसा तो लेगा नहीं, विदाउट कंसिडरेशन होगा, लेकिन तब पर भी सप्लाई मान ली जाएगी अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो। ये ध्यान रखना, ये 50,000 वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के केस में ही लागू होगा। फिर बात करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर प्रिंसिपल और एजेंट, यानी बहुत सारे लोग, देखो आज एजेंसी बेस्ड बिजनेस हो रहा है, आज हम बहुत सारे एजेंट्स बनाते हैं और उन एजेंट्स के थ्रू अपना गुड्स बेचते हैं। तो अगर एजेंट्स और प्रिंसिपल के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होता है, चाहे प्रिंसिपल एजेंट को भेजे चाहे एजेंट प्रिंसिपल्स को भेजे, तो उस केस में भी क्या होता है, विदाउट कंसिडरेशन ही ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं, लेकिन इसे भी सप्लाई माना जाएगा। तो ये शेड्यूल 1 है जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया कि शेड्यूल 1 में जितनी एक्टिविटीज हैं डिफाइन की गई हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई, इवन दो विदाउट कंसिडरेशन है तब भी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग बात करेंगे आगे की। अब हम लोग बात करेंगे सी पॉइंट। सी क्या रहा, सी हो गया ना, डी, सप्लाई में ही अभी डी पॉइंट चल रहा है। द एक्टिविटीज टू बी रिलेटेड treated as supply of goods and supply of services as referred in schedule 2। अब इसको फिर देखना पड़ेगा, सर ये क्या कह रहा है, ये घबराइए मत, ये अलग बात है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ कंफ्यूजन होते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाए। तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन्होंने शेड्यूल 2 डिफाइन किया है। शेड्यूल 2 में मतलब कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, तो मैं आपको शेड्यूल 2 की एक्टिविटीज़ दिखा देता हूँ। शेड्यूल 2 पहला तो किस चीज़ के लिए बनाया गया है, शेड्यूल 2 में एकदम क्लियर कहा गया है, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और बीच में देखो लगा है। कई बार क्या होता है, हमें कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि यार यहाँ तो गुड्स भी दिख रहा है सर्विसेज भी दिख रहा है, इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट करें कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे रेस्टोरेंट में हलवाई आपके लिए खाना बनाता है, ये तो सर्विस पे दे रहा है, लेकिन वो बना क्या रहा है, पका क्या रहा है, जाहिर सी बात है फूड पका रहा है, तो फूड क्या हो गया, वो तो गुड्स हो गया। अब बताओ उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो इस तरह के कंफ्यूजन वाली जगहों पे गवर्नमेंट ने क्लियर किया है, साफ साफ कह दिया है शेड्यूल 2 में, सर्विस होगा ना, सर्विस ही है। तो इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर किया ना गवर्नमेंट ने शेड्यूल 2 में, कि जहाँ पे इस तरह के कंफ्यूजन हैं वहाँ शेड्यूल 2 बना करके गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि इसको आप सप्लाई गुड्स मानिए कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी कि शेड्यूल 2 सिर्फ आपके कंफ्यूजन को दूर कर रहा है, नथिंग एल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेड्यूल 2 पढ़ना। ये तो पता चल गया ना शेड्यूल 2 क्या है।
ये बस आपके कंफ्यूजन को दूर करेगा कि किसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स माने, किसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजेक्शन या एक्टिविटीज की बात करेंगे जिसमें कंफ्यूजन होते हैं। जैसे सबसे पहला ट्रांसफर। अब ट्रांसफर देखिए क्या कहता है, एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर कोई भी ट्रांसफर है उसमें टाइटल ऑफ गुड्स ही तुम दे रहे हो किसी को, जैसे मैंने किसी गुड्स का टाइटल आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया। अगर मैंने किसी गुड्स का टाइटल आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया तो जाहिर सी बात है सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही आपके नाम पे मैंने दे दिया। तो अगर कोई प्रोडक्ट मैंने आपके नाम पे आपका टाइटल ही सीधे ट्रांसफर कर दे रहा हूँ तो एक तरह से ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, यानी कि वो गुड्स आपकी हो गई, और गुड्स आपकी हो गई तो इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। सेकेंड, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स or of undivided shares in goods without the transfer of title thereof is a supply of services। ये थर्ड पॉइंट फालतू में लिखा। अगर किसी भी गुड्स का मैंने राइट्स आपको दिया है, राइट्स मतलब सिर्फ अधिकार दिया हूँ, या अनडिवाइडेड शेयर्स, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मैं उसका टाइटल आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ राइट्स आपको दे रहा हूँ कि ठीक है आप इस एसेट को यूज कर सकते हो, कि ये आप मेरे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। तो अगर तुम मेरे एसेट को यूज करने के लिए मैंने आपको अगर राइट्स दे रखे हैं, मैं आपको उस प्रोडक्ट का टाइटल आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे कोई मैंने मशीन आपको दी है यूज करने के लिए, है ना, तो वो क्या है, वो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स अंडर द एग्रीमेंट, under an agreement which stipulate that property in goods shall pass at the future date upon the payment of full consideration as agreed is a supply of goods। जैसे आजकल होता है ना, ईएमआई पे लोग सामान खरीदते हैं, मोबाइल वोबाइल भी देखो ईएमआई पे आ गया है। तो तुम क्या करते हो, यहाँ पे एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, यहाँ पे टाइटल ऑफ गुड्स तो ट्रांसफर हो जाता है अंडर एन एग्रीमेंट, और इसमें एक एग्रीमेंट होता है क्या, कि तुम इसका पेमेंट धीरे धीरे करोगे, कब, फ्यूचर डेट में, अपॉन अ पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। क्योंकि जब तुम मोबाइल या कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप या कोई भी मशीन तुम खरीद रहे हो ऑन ईएमआई, तो जैसे तुम खरीदते हो वो गुड्स का टाइटल तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, और तुम्हें उसका पेमेंट धीरे धीरे ग्रेजुअली ईएमआई में करना होता है। तो चूंकि टाइटल तुरंत ट्रांसफर हो जा रहा है तुम्हारे नाम पे और तुम धीरे धीरे उसका पेमेंट कर रहे हो, इसीलिए उसको बोला गया सप्लाई ऑफ गुड्स, न कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ध्यान रखना। तो ये ट्रांसफर का केस है। तो ट्रांसफर के केस में आपने देखा, अगर टाइटल ट्रांसफर हो जा रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर सिर्फ राइट्स दे रहे हैं यूज करने के लिए तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और अगर ईएमआई पे कोई सामान खरीदते हैं तब भी उसे क्या बोला जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो मेरे ख्याल से ट्रांसफर वाला पॉइंट सबको क्लियर है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन इस पे पूछना है तो पूछ सकता है। चलिए, कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग की। तो लैंड एंड बिल्डिंग याद है हम लोगों ने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। गुड्स की डेफिनेशन जीएसटी लॉ में क्या कहा है, तो गुड्स की डेफिनेशन जीएसटी लॉ में कहा है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज। तो ये डेफिनेशन थी। अगर किसी को याद है तो एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ फिर से, अगर नहीं ध्यान दिया तो गुड्स का मतलब जीएसटी लॉ में क्या है, गुड्स का मतलब जीएसटी लॉ में है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज। ये डेफिनेशन थी। तो Yes, मूवेबल sir. प्रॉपर्टी को गुड्स कहा गया है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग क्या मूवेबल है, डेफिनेटली नहीं है, बिल्डिंग है ही नहीं। और अगर लैंड एंड बिल्डिंग मूवेबल नहीं है तो सीधी बात है यहाँ पे होगा क्या, लैंड एंड बिल्डिंग मूवेबल नहीं है तो गुड्स तो नहीं हो सकती ना। 100% ये सर्विसेज में ही आ सकती है। अब सर्विसेज में तो कैसे आएगी, अगर हम इसको लीज पे देते हैं किसी को, टेनेंसी किराए पे देते हैं, ईजमेंट पे देते हैं, लाइसेंस देते हैं टू ऑक्यूपाई द लैंड, हम किसी को लाइसेंस दे रहे हैं कि ठीक है तुम इस लैंड को ऑक्यूपाई कर सकते हो, इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो किसमें आएगी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। ठीक है, रेंट पे अगर कोई मकान दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है ना, सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर ईजमेंट क्या होता है? क्या चीज, ईजमेंट क्या है? उसी सेंस में यूज किया जाता है, लीज Easement. जैसे हो गया, टीनेंसी हो गया, उसी तरीके से ईजमेंट भी, टू बी लेट आउट, कई लोग लेट आउट शब्द यूज करते हैं, तो उसी सेंस में है, कुछ अलग नहीं है।
ठीक है, कि ठीक है तुम इतना तुम पेमेंट करो, इस प्रॉपर्टी को कुछ समय के लिए यूज कर सकते हो, तुम्हारी सुविधा के लिए है, तुम्हारी सहूलियत के लिए है, इसीलिए इसको ईजमेंट भी कहते हैं। ठीक है। एनी लीज और लेटिंग आउट of the building, including a commercial, industrial, residential complex for business or commerce, either wholly or partly, is supply of services. अगर कोई कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जैसे बलदेव प्लाजा हो गया, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग गीडा उडा में मान लीजिए कोई ऐसी जगह हो गई है ना, वो अगर हम दे रहे हैं आपको बिजनेस करने के लिए समथिंग, हम पूरी तरीके से जैसे आपका पार्टली कोई हिस्सा दें, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। तो एकदम क्लियर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग सप्लाई ऑफ गुड्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी लिया है। तो ये क्या हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स तो नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट क्लियर, इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? सर लास्ट में लैंड एंड बिल्डिंग में लिखा भी है लैंड इज सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ, मतलब ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स तो हो ही नहीं सकता ना। कोई यस सर। अगर आपको अगर क्या कर रहा है, अगर आपको किराए पे ही देता है या समथिंग इस तरह की चीज़ें से, या लैंड आपको देता है, आपको लीज पे दे देता है, किराए पे दे देता है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स तो नहीं हो सकता। नो सर, वो गुड्स है ही नहीं। नहीं, अगर मान लीजिए लैंड बिल्डिंग में बेच भी दूं ना, तब भी ये गुड्स नहीं माना जाए। मैं अब किराए पे नहीं दे रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, सपोज करो उसका टाइटल ट्रांसफर कर रहा हूँ, तब भी ये गुड्स नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स बोल ही नहीं सकते तुम इसको, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन साफ साफ कहती है कि गुड्स मीन्स यस सर, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल। इस चीज़ पे ध्यान देना है तुम्हें। यस। तो अगर लैंड से कनेक्टेड कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो मे भी वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स तो हो ही नहीं सकता। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ट्रीटमेंट और प्रोसेस। व्हाट इज द ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस? Any treatment or process which is applied to another person's goods is supply of services. मैं अगर आपके प्रोडक्ट पे कोई अगर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो वो सर जूम हो गया है। क्या हो गया? सर जूम हो गया है, वो बहुत ज्यादा जूम हो गया है, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, डिफिनेशन सही से दिखाई नहीं दे रही। वो आपकी स्क्रीन से हुआ है दी। ओके हाँ यस सर हो गया। थैंक यू भाई। चलिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहते, गुड। अब देखिए, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर आपने अपना प्रोडक्ट दिया, जस्ट लाइक आप लोग जाते हो दर्जी के पास, आप अपना कपड़ा लेके जाते हो, कहते हो सर सिल के मेरे को दे दो, तो जो दर्जी काम कर रहा है वो किसके प्रोडक्ट के ऊपर, किसके, किसी अनदर पर्सन गुड्स के ऊपर ना, किसी और के गुड्स के ऊपर वो ट्रीटमेंट करके दे रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कर रहा है, दर्जी क्या कर रहा है? सिंपल चीज है। तो ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस करके अगर कोई अगर आपको देता है तो वो पूरी तरह से क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब सपोज करो तुम्हारे बैग का चैन खराब हो गया, तुम गए तुम चैन उसको सही कराने, तो वो क्या कर रहा है, तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर वो ट्रीटमेंट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, तो वो क्या है, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ये तो बहुत इजी पॉइंट है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही होना चाहिए, इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स की तो कोई बात ही नहीं आती। अगला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अगर हम बिजनेस एसेट ही ट्रांसफर कर दें किसी को, तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स उस केस में क्या होगा? तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स आई थिंक शेड्यूल 1 में हम लोग पढ़े थे। तो ट्रांसफर और बिजनेस एसेट्स, तो ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स हमने पढ़ा था, परमानेंट ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। जिस जिस एसेट के ऊपर खरीदते समय तुमने आईटीसी ली थी, तो उसको बोला था क्या, विदाउट कंसिडरेशन होगा तब भी सप्लाई मान लिया जाएगा। अब यहाँ देखो क्या कह रहा, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर गुड्स फार्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स। यहाँ पे गुड्स क्या है, वो हमारे एसेट्स का पार्ट है ऑफ अ बिजनेस ट्रांसफर्ड, और हम क्या कर रहे हैं, उस बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब वो बिजनेस की एसेट है लेकिन हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, बाय अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग आउट ऑन द बिजनेस, सो एज ऑन, और वो किसके डायरेक्शन पे कर रहे हैं, जो बिजनेस का ओनर है, बिजनेस का ओनर ही उसे परमानेंट ट्रांसफर कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है। ठीक है, टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट्स
वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, भले ही उसके बदले हम पैसा ले रहे हो या ना ले रहे हो, तो पहले हम लोग सच ट्रांसफर और डिस्पोजल इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ पर्सन, क्या माना जाएगा, वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। बात समझ में आई? उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। ध्यान रहे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इसी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स में बी पॉइंट की। ये तो ए पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे, बी पॉइंट देखो यहाँ पे ध्यान रहे, सप्लाई ऑफ गुड्स बोला गया है। अब हम लोग बात करें वेयर बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, यानी कि इस पूरी लाइन का मतलब है बिजनेस ओनर। तो अगर बिजनेस ओनर goods held or used for the purpose of the business are put to any private use are used, अगर वो बिजनेस के किसी भी एसेट को किस तरह से यूज करता है, प्राइवेट यूज में ले जाता है, मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज, या फिर वो किसी और को यूज करने के लिए देता है। कौन सी एसेट को यूज करने के लिए दे रहा है, बिजनेस की एसेट्स को, यानी वो अपने चाहे प्राइवेट यूज के लिए ले जाए, चाहे किसी और को दे यूज करने के लिए, फॉर एनी पर्पज अदर देन द पर्पज ऑफ बिजनेस, किसी भी पर्पज के लिए दे रहा है लेकिन वो बिजनेस पर्पज नहीं है। वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, चाहे उसके बदले वो पैसा ले या ना ले। द यूजेज और मेकिंग अवेलेबल ऑफ सच गुड्स इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहेंगे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन मैं इसको चलिए सारांश में मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैंने सपोज करो मेरा बिजनेस है, अब मेरे बिजनेस में सपोज करो एलईडी लगी हुई है या फिर सपोज प्रोजेक्टर लगा है। अब मेरे फ्रेंड ने बोला यार थोड़ा मेरे यहाँ फंक्शन है, 4 दिन के लिए मुझे प्रोजेक्टर चाहिए। तो मैं जो अपने ऑफिस में प्रोजेक्टर लगा रखा हूँ, तो मेरे ऑफिस यूज़ का है, मैंने चूंकि मैं बिजनेस ओनर है तो मैंने कह दिया चलो ठीक है ले जाओ, ये 4 दिन तुम यूज़ कर लो, है ना। हालांकि इसका कोई डिटेल तो कहीं दिखाएगा नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, कंपनी में ऐसा कुछ भी हो रहा है कि बिजनेस के एसेट को अगर किसी को यूज़ करने के लिए दिया जा रहा है, परमिशन दिया जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा, कि आपने उसे सप्लाई दिया, क्या सर्विस। आप उसे बेच नहीं रहे हो, परमानेंट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो यूज़ करके फिर आपको वापस कर देगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये जीएसटी में लिखा है। लेकिन अब सवाल उठता है सर सही सही बताइए, मान लीजिए मैंने किसी को अपने ऑफिस का प्रोजेक्टर दे भी दिया यूज़ करने के लिए, कौन सा मैं उसे उसकी अकाउंटिंग करने जा रहा हूँ, कौन सा चालान बनाने जा रहा हूँ। तो हाँ बिल्कुल सही है, तो ये एप्लीकेबल होगा बड़ी कंपनियों के यहाँ, जहाँ बड़ी कंपनियों में आपको पता है एक एसेट भी, एक गुड्स भी इधर से उधर मूव होती है, उसकी भी बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है, तो वहाँ के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन छोटे बिजनेसेस के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज की तरह दिखाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को अपना काम करना था, गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है, गवर्नमेंट ने लॉ में ये साफ साफ लिख दिया है कि अगर कोई भी बिजनेस एसेट अगर यूज़ करने के लिए हम दे रहे हैं, चाहे बिजनेसमैन इसे अपने खुद के प्राइवेट यूज़ के लिए ले जाए, चाहे ये अपने किसी फ्रेंड को या किसी को अवेलेबल कराए यूज़ करने के लिए, है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, चाहे वो विद कंसिडरेशन हो या विदाउट कंसिडरेशन हो। विद कंसिडरेशन है तो आइए है ये सप्लाई, विदाउट कंसिडरेशन है तो तब भी सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब थर्ड पॉइंट यानी सी, अभी तक के क्वेश्चन, अभी तक के पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है, इस वाले पॉइंट में किसी को कुछ क्वेरी करनी है तो क्वेरी कर ले भाई, वरना तुम लोग कहोगे सब क्वेश्चन ही नहीं पूछने देते हैं। चलिए कोई क्वेरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ गया। वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, अब तुम टैक्सेबल सर एक पर्सन, क्वेश्चन था, अगर गुड्स को रिटर्न ना करे और जैसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गई, अगर उस चीज को नहीं वापस करे और उसको प्राइवेट यूज के लिए अपने रखे रहे और ना दे तो परमानेंट ट्रांसफर हो गया, तब तो वो सप्लाई है ही, तो ये वाला पॉइंट बन गया उसके ना, लिए कुछ नहीं। हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया फिर। ओके सर। लेकिन यूज करके वापस करे तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके सर। वेयर एनी पर्सन ceases to be taxable person, any goods forming part of the assets, any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business
immediately before the ceases to be a taxable person unless the business is transferred as a going concern to another person, the business carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person. अब इसका मतलब है क्या? अगर तुम्हारा सपोज करो तुम पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, आप टैक्सेबल पर्सन अब नहीं रहे, टैक्सेबल पर्सन नहीं रहे इन द सेंस क्या है, यानी कि आपने या तो बिजनेस सेल आउट कर दिया किसी को, आपने किसी को बिजनेस अपना सेल आउट कर दिया है तो बिजनेस अपना वाइंड अप कर रहे हो। तो ध्यान रखिएगा, इसमें मैं आपको ये सब थियरी पढ़ाने से सीधा सीधा बता दूँ, अगर आप अपने बिजनेस को किसी को ट्रांसफर कर रहे हो तो बिजनेस तो कैरी ऑन है ना, बिजनेस तो चल रहा है, सिर्फ ओनर चेंज हो गए। जैसे मैंने तुम्हें अपना बिजनेस बेच करके मैं निकल गया, तो उस केस में क्या होगा, बिजनेस तो कैरी ऑन है, तो यानी कि अगला बंदा उन सारे गुड्स के ऊपर जीएसटी देगा, तो गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानती है। लेकिन अगर सपोज करो बिजनेस कैरी ऑन नहीं है, वाइंड अप हो रहा है, तो जितना भी एसेट्स है उन सबको तुमने जब भी खरीदा होगा तो आईटीसी लिया होगा, क्लेम किया होगा, तो जो भी क्लेम किया है, जो भी आईटीसी आपने ले रखी है जिन भी एसेट्स के ऊपर, है ना, उन सारे एसेट्स को क्या माना जाएगा, सप्लाई। अगर तुम वाइंड अप अपना बिजनेस करके सारा एसेट घर लेके जा रहे हो तो सर जी ये सप्लाई मानी जाती है। गवर्नमेंट ने कहा जितनी भी एसेट्स घर लेके जा रहे हो या गुड्स घर लेके जा रहे हो, जैसे ऊपर पढ़ा था ना परमानेंट ट्रांसफर वाला, तो वो सब सप्लाई माना जाएगा, उस सब पे जीएसटी गवर्नमेंट को दो, पे करो। ठीक, तो ये पॉइंट हम लोग का हो गया सी। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो मैं एक बार जल्दी से रिकैप कर लेता हूँ। हम लोग ने ट्रांसफर समझा, किसी गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर उसे यूज करने के लिए सिर्फ दे रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ईएमआई पे खरीद रहे हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स, लैंड एंड बिल्डिंग में जो भी लीज टीनेंसी बनती है सब रेंट पे ही माना जाएगा, रेंट सॉरी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस को सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट किया गया है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस अगर परमानेंट ट्रांसफर होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अगर सिर्फ यूज करने के लिए दिया जा रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ओके। और अगर परमानेंट ट्रांसफर सॉरी अगर बिजनेस सीज हो रहा है, बंद हो रहा है, तो अगर उसको किसी और को ट्रांसफर कर दिए और बिजनेस कंटिन्यू है तब तो कोई सप्लाई नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर बिजनेस सीज नहीं हो रहा बल्कि तुम वाइंड अप करके क्लोज कर रहे हो, यानी कि तुम अपना रजिस्ट्रेशन हटा रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में सीधा सीधा सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अब हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। तो इसमें सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा गया, इन सबको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला गया साफ साफ। सबसे पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए, लैंड एंड बिल्डिंग वाला जो केस था, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो लैंड एंड बिल्डिंग है, तो उसको रेंट पे दे रहे हो तो क्या है, सर्विसेज, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, हाँ ये पॉइंट है, ये नया पॉइंट तुम लोग के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडिंग फॉर सेल टू बायर wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of the completion certificate where required by the competent authority after its first occupation, whichever earlier explained। इसका मतलब क्या है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, मैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करता हूँ या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम सप्लाइंग सर्विसेज, मैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आता है। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप लोग समझ लो, जितने भी ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठेकेदार जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लोग क्या दे रहे हैं, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। भाई सामने वाला कहता है मेरे को बिल्डिंग बना के दो, बना के दे देते हैं, तो क्या दे रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स की सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, फॉर द पर्पस in the in this clause the expression competent authority, अच्छा ये सब छोड़ो, ये competent authority का मतलब समझा रहे हैं। जैसे कोई बिल्डिंग तैयार होती है तो उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है ना, कि आपने ये बिल्डिंग कंप्लीट कर दिया है, प्रॉपर बना है, तभी तो आपको पैसा वैसा मिलता है। ठेकेदारों को कैसे पैसा मिलता है, वो काम करते हैं, उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट निकलवाते हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मतलब मैंने इतना प्रतिशत काम कर दिया तो उतने प्रतिशत का पेमेंट उन्हें मिल जाता है। अगर आप लोग को एक मूवी याद होगी सचिन टिचकुले वाली, याद है, खट्टा मीठा, अक्षय कुमार का, यस सर। तो उसमें क्या होता है कि जब वो सचिन है, काफी अच्छी मूवी है,
वो जो सड़क बनाता है तो वो इंजीनियर रहती है ना, जो हीरोइन रहती है वो क्या रहती है वो, सिविल जो भी रहती है, तो वो जाके वो चेक करती है कि सड़क सही है कि नहीं सही है, तभी तो पैसा वो इशू कराएगी। सरकारी विभाग में रहती है सर। सरकारी विभाग में और भी बहुत सारी जगहों पे होती है। अब भाई तुम अगर मान लो 10 मंजिला बिल्डिंग का तुम कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, तो 10 मंजिला बिल्डिंग बिल्डिंग जब तुम पूरा कंप्लीट करोगे तब थोड़ी ना पेमेंट लोगे। तुम एक एक फ्लोर तैयार करते जाओगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट निकलवाओगे, पेमेंट करवाओगे, धीरे धीरे पेमेंट होता है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे गवर्नमेंट हो। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो ये वही है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब बता रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है, जो उसको सर्टिफाई करेगा। अथोराइज टू इशू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इन द टाइम बिंग फोर्स, कौन होता है? आर्किटेक्ट होंगे, जो आर्किटेक्ट एक्ट के तहत जिन्होंने आर्किटेक्ट, मतलब आर्किटेक्ट एक होते हैं ना, आर्किटेक्ट नाम सुना होगा। और कौन होते हैं? यस सर। चार्टर हो आप, बना के देते हैं। हाँ, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स से आपने चार्टर्ड इंजीनियरिंग किया हो, या लाइसेंस सर्वेयर हो ऑफ लोकल बॉडी, यानी कि नगर निगम का या सिटी या टाउन विलेज का, डेवलपमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी हो, ये सब लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं जो सर्टिफाई करते हैं। फिर यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ था कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का मतलब समझाया, एडिशन कर रहे हो, अल्टरेशन कर रहे हो, रिप्लेसमेंट कर रहे हो, रीमॉडलिंग कर रहे हो ऑफ एनी सिविल स्ट्रक्चर, किसी भी सिविल स्ट्रक्चर बिल्डिंग को तुम चाहे उसमें कोई चीज 3 फ्लोर कर रहे हो, अल्टरेशन कर रहे हो, एक बड़ा हॉल था उसमें 2 रूम बनवा रहे हो, रिप्लेसमेंट कर रहे हो, है ना, जगह पे कोई दूसरे मॉडलिंग कर रहे हो, यानी पुरानी बिल्डिंग को उसको एकदम नया जैसा बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन में आता है। ये सारी ये ध्यान रहे। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? टेम्पररी ट्रांसफर की। अगर हम किसी टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग टू यूज एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, फिर से सब लोग कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है?